तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय डिप्लोमेसी के एक बहुत ही जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले पहलू पर कि जब विदेशों में कोई संकट आता है तो भारत अपने नागरिकों की मदद कैसे करता है। जरा सोचिए, एक युवा राजनयिक करियर अभी शुरू ही हुआ है और अचानक वो खुद को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट के बीचों बीच पाते हैं। ये आवाज उसी पल के तनाव और अनिश्चितता को महसूस कराती है। तो बात है 1990 के पहले खाड़ी युद्ध की। सोचिए, हजारों भारतीय नागरिक कुवैत और इराक में फंसे हुए हैं और उस वक्त पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था। कोई ऑफिशियल प्लेबुक, कोई नियम कानून नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को निकालने के लिए करना क्या है। सब कुछ मौके पर ही तय होना था। अब क्योंकि कोई सेट प्रोटोकॉल तो था नहीं, तो वहाँ मौजूद डिप्लोमेट्स को सब कुछ मौके पर ही सोचना पड़ रहा था। कैसे अपने लोगों को सुरक्षित निकाला जाए, इसकी प्लानिंग तुरंत वहीं के वहीं करनी पड़ रही थी। लोगों को सेफ जोन में लाना तो कह सकते हैं कि पहली सीढ़ी थी। असली पहाड़ तो अभी चढ़ना बाकी था। उन्हें वापस घर कैसे लाया जाए, ये एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल चुनौती थी। जरा सोचिए उस सिचुएशन के बारे में। किसी ने विदेश में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपना सब कुछ खो दिया है और फिर घर लौटने के लिए उनसे एक कागज पर साइन करवाया जा रहा है कि वो सरकार को पैसे वापस करेंगे। ये उन लोगों पर एक बहुत बड़ा बोझ था जो पहले ही टूट चुके थे और ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं थी। सोचिए, उस वक्त के 25,000 रुपए एक ऐसी सिचुएशन में जब किसी के पास अपनी बचत का एक पैसा भी नहीं बचा हो। तो ये जो पूरा मुश्किल अनुभव था ना, इसने भारत को विदेशों में अपने नागरिकों की देखभाल के तरीके को पूरी तरह से बदलने पर मजबूर कर दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा सबक जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता था। तो चलिए जरा इसे और करीब से देखते हैं। ये स्लाइड एकदम साफ साफ दिखाती है कि तब और अब में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। पहले का मुश्किल तरीका और आज का मजबूत सिस्टम। तो उस खाड़ी युद्ध के संकट से जो सबसे बड़ा सबक मिला वो ये था, ऐसी इमरजेंसी के लिए एक डेडिकेटेड फंड होना ही चाहिए। एक ऐसा फंड जिसका काम ही यही हो। तो सवाल ये है कि आज की तारीख में ये प्रोसेस कैसा दिखता है। चलिए अब उस स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल को समझते हैं जिसे भारतीय दूतावास अब फॉलो करते हैं। तो ये पूरा ऑपरेशन 4 बहुत ही क्लियर और लॉजिकल स्टेप्स में बटा हुआ है। पहले एडवाइजरी, फिर मेजबान देश से कोऑर्डिनेशन, फिर लोगों को बॉर्डर तक पहुंचाना और आखिर में उन्हें अगले दूतावास को सौंप देना। यही है वो मॉडर्न प्लेबुक जो हर चीज को एक सिस्टमैटिक तरीके से चलाती है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस के लिए पैसा कहाँ से आता है। चलिए इसके पीछे के फाइनेंशियल मैकेनिज्म को समझते हैं। तो ये पैसा आता है इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड से। ये एक स्पेशल फंड है जो दुनिया भर में इंडियन एम्बेसीज में दी जाने वाली सर्विसेज पर लगने वाली छोटी छोटी फीस से जमा होता है और यही वो फंड है जो इस पूरे मॉडर्न सिस्टम को मुमकिन बनाता है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं। 1990 के उस अनुभव को याद करते हुए ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है कि क्या आज भी किसी भारतीय नागरिक को किसी वॉर जोन से निकलने के लिए अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं? जवाब एक शब्द में नहीं। आज के दिन भारतीय नागरिकों के लिए जितने भी इमरजेंसी इवैक्यूएशंस होते हैं उनका पूरा खर्चा सरकार उठाती है इसी वेलफेयर फंड के जरिए। और ये पॉलिसी ये सीधे सीधे उन सबको का नतीजा है जो दशकों पहले सीखे गए थे। तो चलिए अब देखते हैं कि आज भारत के ये जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उनका स्केल, उनका दायरा कितना बड़ा है और सरकार की कमिटमेंट किस लेवल की है। और जब अपने नागरिकों को घर लाने की बात आती है तो भारत सरकार अपनी सारी रिसोर्सेज लगा देती है, चाहे वो चार्टर्ड कमर्शियल फ्लाइट्स हों, इंडियन एयरफोर्स के बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हों, इंडियन नेवी के जहाज हों या फिर जमीनी रास्ते से कई देशों के आर पार कोऑर्डिनेट करना हो। और ये बदलाव कितना जबरदस्त है, ये बात पूर्व राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन के इन शब्दों में बिल्कुल साफ हो जाती है। वो कहते हैं कि आज का भारत बहुत अलग है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए पैसा कभी भी सरकार के लिए कोई मुद्दा रहा ही नहीं। और ये सारी बातें हमें बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। इस अनिश्चित दुनिया में आखिर एक पासपोर्ट की असली कीमत क्या है? शायद ये सिर्फ एक देश से दूसरे देश जाने का दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक वादा है, सुरक्षा का वादा है।